नमस्कार दोस्तों, जीपीएस एग्ज़ाम अड्डा में आप सबका स्वागत है। मैं आरपी सिंह आप सभी को नमस्कार करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 में पूछे गए हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों, आप सभी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आप सबकी स्क्रीन पर। अति सूदो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है? ठाकुर, आलम, घनानंद या फिर बोधा? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, घनानंद। अति सूगो स्नेह को मार्ग है घनानंद की पंक्तियां हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है बताना है। तो इसका संधि विच्छेद होगा दोस्तों इति, धन, आदि। ये होता है इत्यादि। अगर इसमें संधि की बात करें दोस्तों तो इसमें संधि है यण संधि। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यण संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कान का कच्चा होने का अर्थ है, ये मुहावरा है दोस्तों। कान का कच्चा होना, इसका क्या अर्थ है? कान का कमज़ोर होना, दूसरे की बात मानना, कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सुनी बात पर विश्वास करना, कान का कच्चा होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है अक्ल की दुम, दांत काटी रोटी, आबनूस का कुंदा, आस्तीन का सांप। तो दोस्तों, अक्ल की दुम के लिए क्या मुहावरा है? अक्ल की दुम के लिए है अपने आप को बहुत होशियार समझने वाला। दांत काटी रोटी, बहुत घनिष्ठ मित्रता। आबनूस का कुंदा, तो इसका है बहुत ज़्यादा काला व्यक्ति। और आस्तीन का सांप, ये दोस्तों हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है आस्तीन का सांप, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? वीरकाल, चारणकाल, बीजोपन काल या फिर आदिकाल? तो दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोपन काल की संज्ञा दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी का पहला पत्र है बनारस अखबार, उदंत मार्तंड, हरिश्चंद्र मैगजीन, इतिहास, तिमिर नाशक? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, उदंत मार्तंड। ये कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1826 में। कहाँ से? तो ये हुआ था कलकत्ता से। कलकत्ता से। इसको प्रकाशित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे जुगल किशोर शुक्ल जी। जुगल किशोर शुक्ल जी। जुगल किशोर शुक्ल। दोस्तों, ये हिंदी का पेपर है, उसके बाद भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, जीके का नहीं है, फिर भी याद रखना, कभी कभी पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी? तो पहली आत्मकथा के लेखक जो माने जाते हैं वो है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? कालिंदी का पर्यायवाची बताना है दोस्तों। यमुना, गंगा, सरस्वती या फिर लक्ष्मी? तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, यमुना। यमुना का पर्यायवाची कालिंदी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। अनुपम का पर्यायवाची बताना है। पार्थिव, अद्वितीय, स्वर्गीय या फिर लौकिक? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अद्वितीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाक रगड़ना का अर्थ है? दोस्तों, नाक रगड़ना मुहावरा का अर्थ बताना है हमें। चापलूसी करना, इज्जत देना, नाक में चोट लगना या फिर दीनतापूर्वक प्रार्थना करना? दोस्तों, आप सब लोगों ने पुरानी फिल्में बहुत सारी देखी होंगी, उनमें विलन कहते थे कि पहले नाक रगड़ो
तब ये करेंगे वो करेंगे, तो समझ लो वही है दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है भार्या, कन्या, नंदिनी, आत्मजा। इसमें जो है कन्या, नंदिनी, आत्मजा ये सब लड़की के लिए प्रयोग किए गए हैं, और भार्या का जो अर्थ है यहाँ पे वो पत्नी है, भार्या। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, भार्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उन्मूलन का विलोम क्या है? रोपण, उत्थान, अवनति, उत्कर्ष। उन्मूलन का विलोम है ऑप्शन नंबर ए, रोपण। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है रोपण। उत्थान का क्या होता है दोस्तों? उत्थान का होता है पतन। अवनति का क्या होता है? अवनति का होता है उन्नति, उन्नति होता है। और उत्कर्ष का क्या होता है? अपकर्ष, अपकर्ष। याद रखना, चारों के मैंने बता दिए हैं, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1893, 1903, 1900 या फिर 1905? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए, 1893। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पिछले प्रश्न पत्र में भी दिया था और ये फिर इस प्रश्न पत्र में आया है। तो इसका सही आंसर है इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कवि का स्त्रीलिंग है कवियत्री, कवयित्री, कवियत्री या फिर कवियत्री? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है कवि के स्त्रीलिंग को हम लोग कवयित्री के रूप में लिखते हैं। 15 का जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के जो भेद होते हैं वो होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं 5? 5 कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। याद रखना दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पवन का संधि विच्छेद है। पवन का संधि विच्छेद है दोस्तों पोधन अन, पौधन अन, पाधन वन या फिर पाधन अवन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, पोधन अन, पवन। इसमें संधि कौन सी है दोस्तों? तो इसमें है अयादि संधि, अयादि संधि, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रेम सागर किसकी रचना है? सदल मिश्र, लल्लू लाल जी, राम प्रसाद निरंजनी, मुंशी सदा सुखलाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लल्लू लाल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? दोस्तों इसमें मुहावरे काफ़ी पूछे गए हैं। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सिर पर शैतान सवार होना, सिर पर सेहरा बंधा होना या फिर सिर मारना? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए कि सिर मुड़ाया नहीं, ओले पड़ गए। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान मूर्धा, तालु, दंत, कंठ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, कंठ। याद रखना दोस्तों। का, चा, टा, ता और पा। तो इसमें का होता है कंठ, चा का होता है तालव्य, टा का होता है मूर्धन्य, ता का होता है दंत और पा का होता है ओष्ठ। याद रखना दोस्तों। का वर्ण पंचम वर्ण को छोड़कर का, चा, टा, ता, पा, का, ता, मु, दा, ओ। याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छा वर्ग किसके संयोग से बना है? छा वर्ग दोस्तों बताना है किसके संयोग से बना है। आदि का और छा के संयोग से, का और सा के संयोग से, का और चा के संयोग से और का और सा के संयोग से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरण है आना किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? केशवदास, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी,
कबीर दास जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो चिंतामणि निबंध संग्रह जो है वो है रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है? पुनर्जन्म का संधि विच्छेद दोस्तों पुनः धन जन्म, पुनः धन जन्म, ये विसर्ग संधि का है। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? क्रिया, प्रत्यय, सर्वनाम, संज्ञा। तो दोस्तों हिंदी में लिंग का निर्धारण जो होता है वो क्रिया के आधार पर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अस्पृश्यता कैसे लिखा जाता है दोस्तों? तो ये लिखा जाता है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ही है, अस्पृश्यता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तरण का पर्यायवाची शब्द है? युवती, नाम, सूर्य, नदी, तरण, तनुजा, तमाल, तरवरी, बहुछाए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शमशेर बहादुर सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मीन का पर्यायवाची शब्द है? तो मीन का पर्यायवाची होता है, मीन का मतलब होता है मछली, मछली है मत्स्य। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के भेद कितने होते हैं? 10, 8, 9, 7। तो कारक के भेद होते हैं 8। जो कारक के भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि यूपी टेट के फॉर्म बहुत जल्द ही आने वाले हैं। और दोस्तों आप लोग तैयारी करते रहिए, तैयारी में बिल्कुल किसी भी तरीके की कमी मत होने दीजिए, क्योंकि जब फॉर्म आएंगे तब समय नहीं होगा और अभी समय है तो आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं। दोस्तों तैयारी करते रहिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलता हूँ अगली क्लास में अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।